नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे एसपी का नवाब, देना होगा जवाब, क्योंकि डीएनए टेस्ट की मांग करने वालों से अब डीएनए सैंपल मैच होने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं आपको दिखाएंगे लाल के बाद जालीदार टोपी पर तकरार, क्योंकि सीएम योगी के बाद केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे बीजेपी का प्लान बेजोड़ मिशन 28 करोड़। आखिर बीजेपी 28 करोड़ सदस्य ही क्यों बना रही है, इसके पीछे की रणनीति भी आपको समझाएंगे। बात होगी एम वोट की लड़ाई। कश्मीर में पारा हाई, क्योंकि यूपी के रास्ते मुस्लिम वोट को साधने के लिए अब जम्मू कश्मीर में अपनों की भी सियासी फाइट शुरू हो गई है। साथ ही बात होगी आरोप का आधार, सवालों में बुलडोजर वार। लेकिन सबसे पहले बात एसपी के नवाब की। बात कन्नौज रेपकांड की, जिसमें आई डीएनए रिपोर्ट ने पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वहीं सपा नेता मोहित खान के बाद नवाब यादव पर रेप के आरोपों में घिरने पर डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश यादव से भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल नवाब यादव पर 15 साल की नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। इसको लेकर 11 अगस्त को पीड़ित ने पुलिस से मदद की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसी रात नवाब यादव को गिरफ्तार कर लिया और फिर पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया। साथ ही नवाब यादव का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। अब जांच में नवाब यादव का डीएनए पॉजिटिव आया है, यानी कि नवाब यादव का डीएनए पीड़ित के डीएनए से मैच हो गया है। ऐसे में शक की कोई गुंजाइश नहीं है, रेप नवाब यादव ने ही किया था। इसलिए आज बीजेपी को अखिलेश पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आए। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ जो व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है। कन्नौज का पूर्व समाजवादी पार्टी नेता, जिस पर नाबालिग से रेप का आरोप है, अब उस नवाब यादव का डीएनए रेप पीड़िता से मैच कर चुका है। उक्त प्रकरण में घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यानी जिस रेप के आरोपी को बचाने के लिए पूरा समाजवाद एकजुट हो गया, उस नवाब यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। रेप पीड़िता से नवाब यादव का डीएनए मैच हो चुका है। डीएनए सैंपल मैच होने से बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। नवाब यादव ने 11 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया था। यानी अब तक जिस कन्नौज कांड में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता पार्टी को बदनाम करने और नवाब यादव को फंसाने का आरोप लगा रहे थे, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है और एक बार फिर बीजेपी को सपा के नवाब ब्रांड पर हमला करने का मौका मिल चुका है। आज तो स्पष्ट हो गया कि चाहे कोलकाता हो, चाहे केरल हो या चाहे कन्नौज हो, इंडिया अलायंस का केवल एक ही उद्देश्य है, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ और सत्य की आवाज दबाओ। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया, जूही सिंह ने कहा कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो, क्यों गई थी वो नौकरी मांगने के लिए, और आज डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया। जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है।
उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मोहित खान है जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? दरअसल अयोध्या के बाद कन्नौज रेप कांड में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप को अखिलेश यादव भी साजिश करार दे रहे थे और डीएनए टेस्ट की मांग कर चुके थे। लेकिन अब उसी टेस्ट की मांग में पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ चुकी है, क्योंकि अब नवाब यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो चुका है और रेप की पुष्टि भी हो चुकी है। ऐसे में नवाब यादव के साथ पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के नए नवाब ब्रांड का जिक्र किया, तो अब उन्हीं के लाल टोपी वाले बयान को केशव मौर्य ने आगे बढ़ाया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, समाजवादी पार्टी के साथ टोपी का खेल ही निराला है। सिर पर लाल टोपी और पायजामे की जेब में सफेद जालीदार टोपी। उन्होंने कहा, लाल और जालीदार दोनों टोपियों के बीच झूलती है समाजवादी पार्टी। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी लिखा कि 2027 में 2017 को बीजेपी फिर से दोहराने वाली है। अखिलेश कोई गलतफहमी ना पाले। हालांकि केशव मौर्य के लाल और जालीदार टोपी पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। टोपी कमजोर, मेहनतकश, गरीब, किसान, मजदूर के खून के पसीने के रंग से बनी हुई टोपी है। वो किसानों की भी है, वो दलितों की भी है, वो भूमिहीनों की भी है, वो मुसलमानों की भी है। तो हमारी विवेक में तो सभी हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में बुरी हार हुई है, मुझे लगता है कि इसका दबाव इन लोगों के मानसिक स्तर पे पड़ चुका है। तो इस तरह की उलझुल बातें ये लोग कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी की चारित्रिक विशेषताएं बताई है कि समाजवादी पार्टी लाल टोपी लगा करके अपराधियों का संरक्षण करने का काम करती है। ये लाल टोपी खतरे का प्रतीक बन जाती है। जहां लाल टोपी है, समझिए वहां अराजकता है, वहां गुंडागर्दी है, वहां हल्ला बोल है, वहां अपराध है। और समाजवादी पार्टी जालीदार टोपी भी रखती है। ये जालीदार टोपी मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती है। बीजेपी आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर चुकी है। अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलवाकर इस अभियान की शुरुआत की है। इस बार ये सदस्यता अभियान एक चैलेंज है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों ने विपक्ष को आत्मविश्वास से भर दिया है। लेकिन बीजेपी विपक्ष के अपने ऊपर किसी भी हाल में हावी नहीं होने देना चाहती और हर हाल में अपने टारगेट को पूरा करना चाहती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 में बीजेपी ने 11 करोड़ सदस्य बनाए थे, जो साल 2019 में बढ़कर 18 करोड़ हो गए। अब बीजेपी उस 18 करोड़ में 10 करोड़ और सदस्य जोड़ने के लिए अगले 51 दिनों तक अभियान चलाने जा रही है, ताकि 28 करोड़ वोट बैंक को एक झटके में तैयार कर लिया जाए। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सदस्यता अभियान के लिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी लोगों से कैसे अपील कर रहे हैं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 51 दिन, 10 करोड़ का लक्ष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बीजेपी के उस अभियान के लिए है जिसमें 28 करोड़ सदस्यों का टारगेट है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पार्टी को और मजबूत करने का प्लान है। अब उसी प्लान को बीजेपी सदस्यता अभियान की शक्ल दे चुकी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। अब इसे पूरे देश में चलाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिए इस बार ये सदस्यता अभियान एक चैलेंज है।
चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों ने विपक्ष को आत्मविश्वास से भर दिया है और लोकसभा चुनाव में जिस 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी वो आंकड़ों में तब्दील हुआ नहीं, यानी अब लड़ाई तगड़ी है। भारत माता की ये जो पहला चरण है सदस्यता का वो आज प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा, 25 सितंबर तक चलेगा और फिर दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा और फिर हमारी सक्रिय सदस्यता 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम सक्रिय सदस्यता का चलेगा और संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह हमारी संविधान की रचना है। 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी को अपने संगठन में फिर से जोश भरना होगा और इसमें सदस्यता अभियान एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद ये नैरेटिव ज्यादा शोर मचाता दिख रहा है कि बीजेपी हार गई और विपक्ष जीत गया। ये महज नैरेटिव ही है क्योंकि वोट और आंकड़े कुछ और बताते हैं। 2024 में बीजेपी को 36.56% वोट मिला था, जो कि 2019 की तुलना में सिर्फ 0.7% की गिरावट है। बीजेपी को 2024 में 23 करोड़ 59 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। यानी 2019 की तुलना में बीजेपी के करीब 50 लाख से ज्यादा वोट बढ़े। हालांकि सीटों के मामले में जरूर बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। हर एज, हर ग्रुप, हर जाति, हर मजहब, हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में समावेश करने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान आगे बढ़ना चाहिए। पूरा कार्य योजना बना है, नड्डा जी ने बनाया है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार भी 14 की भांति हम 10 करोड़ की सदस्यता के लक्ष्य को देखते देखते पार कर देंगे। बीजेपी ने नए सदस्यता अभियान के लिए अपने 23.59 करोड़ वोट को देखकर ही 28 करोड़ का टारगेट बनाया है और यही वोट की संख्या सियासी रणनीतिकारों का कॉन्फिडेंस बीजेपी में बढ़ाती है। बीजेपी जानती है कि अपने वोट को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब सियासत में हिंदुत्व के कार्ड के लिए विपक्ष जाति का कार्ड खेलने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर बीजेपी ने 28 करोड़ सदस्यों के आंकड़े को छू लिया तो विपक्ष के लिए एक नई चुनौती बन जाएगी और इसीलिए बीजेपी 2024 से आगे की रणनीति में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अखिलेश यादव की कोशिश समाजवादी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी से अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। ऐसे में अब वो जम्मू कश्मीर के चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव बिना कांग्रेस से गठबंधन के अपने दम पर 35 से 36 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, जिसे फाइनल भी कर लिया गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर अखिलेश यादव किस वोट बैंक के सहारे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली की सियासत में साइकिल चलाने वाले अखिलेश यादव अब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अखिलेश यादव न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि अकेले दम पर करीब 35 सीटों पर कैंडिडेट्स भी उतारेंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी संभावनाओं को इसलिए भी तेजी से तलाश रही है क्योंकि उसे पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उनके कार्यकर्ताओं का जोश सबसे ज्यादा ऊपर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच दस्तक देकर के न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना चाहती है, बल्कि अगर उन्हें बढ़ा हुआ वोट फीसद मिलता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए दूसरे राज्यों में अपनी धमक दिखाने की मूड में है। यही वजह है कि वो यूपी में कांग्रेस के साथ है।
लेकिन अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 36 सीटों पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी। जम्मू कश्मीर के लिए 26 प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। अकेले दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। एसपी प्रत्याशियों की लिस्ट करीब करीब फाइनल हो चुकी है। जहां मुस्लिम आबादी, वहां एसपी कैंडिडेट्स उतारने का प्लान है। भले ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी हो, लेकिन दूसरे राज्यों में खुद को साबित करने के लिए अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें अखिलेश का जम्मू कश्मीर प्लान सबसे अलग है। समाजवादी पार्टी की लोकसभा में और देश में इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय दलों से ज़्यादा प्रेजेंस है। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की संख्या है, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता कार्यकर्ताओं का मन है कि जैसी हमारी राजनीतिक ताकत मिली है उसके हिसाब से अन्य प्रदेशों में विस्तार किया जाए। उसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जगह जिम्मेदारी देके जहाँ जहाँ विस्तार की संभावना है, जहाँ से अच्छी रेस्पॉन्स आ रहे हैं, पहले संगठन रहा है, चुनाव लड़ते रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जिम्मेदारी देके पार्टी के विस्तार का कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि जल्दी ही पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिखाई दे। इसके लिए सारे नेता प्रयासरत हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों ने एक मुश्त इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया था। ऐसे में अखिलेश यादव को लगता है कि इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल एसपी और कांग्रेस में गठबंधन की बात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन। महबूबा मुफ्ती की पार्टी अकेले लड़ रही चुनाव। बीजेपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव खेला। अखिलेश यादव को भी मुस्लिम वोटर्स से उम्मीद, यानी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। सिर्फ अखिलेश यादव के मुहर का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो उससे किसका फायदा, किसका नुकसान होगा? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस के साथ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की भी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। और अब बात बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध के आरोपियों के खिलाफ होने वाले बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की और मामले में दिशा निर्देश भी जारी करने की बात कही है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से सुझाव मांगते हुए सुनवाई को 17 सितंबर तक के लिए टाल दिया। लेकिन अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कई बड़ी बातें स्पष्ट कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आरोप के आधार पर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है। महज आरोप के आधार पर सरकार ये कैसे कर सकती है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, किसी भी अपराध में दोषी होने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। ऐसे में हम नोटिस देंगे और सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे। दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने यूपी, एमपी और राजस्थान की घटनाओं का हवाला देते हुए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया और सुनवाई के दौरान ऐसी कई घटनाओं का जिक्र भी किया था। लेकिन कोर्ट ने अपराधी या आरोपी पर बुलडोजर कार्रवाई जायज है या नहीं, सिर्फ इस पर ही टिप्पणी की है और दिशा निर्देश जारी करने से पहले सभी पक्षों से जवाब मांगा है। और इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता के लिए, चाहे जिसके ऊपर आरोप लग गया और उस आरोप के आधार के ऊपर आप जाकर के वहां बुलडोजर चला करके और उसका जो है वो जीना दूभर कर रहे हो। लेकिन अगर कोई मकान, दुकान या कोई निर्माण कार्य किसी अवैध स्थान पर है, अतिक्रमण करके बनाया गया है, नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर उस अतिक्रमण को गिराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की यह कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में हुई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।